नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जो बिहार चुनाव को लेकर है। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बिहार में हो रहे चुनाव की। इस चर्चा में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, नेशनल हेराल्ड के कंसल्टिंग एडिटर उत्तम सेन गुप्ता, पटना से हमारे साथ हैं राजनीतिक और वरिष्ठ वकील इरशाद अहमद, और पटना से ही हमारे साथ जुड़े हैं स्थानीय पत्रकार नियाज आलम, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर सैयद खुर्रम रजा। आज बिहार में 71 सीटों के लिए पहले दौर का मतदान हो गया। पहले दौर में करीब 1000 उम्मीदवार मैदान में है, और नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत भी इस दौर में तय हो गई है। कुछ लगभग वोटिंग खत्म हो चुकी है। एक दो जगह जो वोटिंग रह गई वो भी 6 बजे तक चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी हो जाएगी। अभी तक जो संकेत मिले हैं, वोटरों ने बहुत उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया है। और जब वोटर उत्साह के साथ किसी मतदान में हिस्सा लेते हैं और घर से बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए, तो आमतौर पे माना जाता है कि वो सत्ता विरोधी लहर है जिससे के लिए वो बाहर निकले और एक बदलाव के लिए वोट करने आए। इस चुनाव में जैसा कि सब जानते हैं, मुख्यतः दो गठबंधन आमने सामने, कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज का महागठबंधन, और जेडीयू बीजेपी के अगुवाई वाला एनडीए। तो ये तो एक छोटी सी भूमिका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार, जिसको आमतौर पर जातीय समीकरणों के लिए जाना जाता है, चुनावों में भी आमतौर पर वही मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग नजर आता है। इस चुनाव में विकास की बात हुई, और विकास में भी असली विकास यानी रोजगार की, शिक्षा की, कानून व्यवस्था की और प्रशासन और शासन की बात हुई। और इसका श्रेय हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि महागठबंधन के नेताओं ने इन मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे वो नैरेटिव बन गए इस पूरे चुनाव। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे आशुतोष जी के साथ। आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं आशुतोष। बिहार का चुनाव, इस बार का बिहार का चुनाव पिछले बिहार के चुनावों से किस तरह आपको अलग नजर आया? ठीक है, तीन चीजें हैं। और पहली बात तो यह है कि गुजरात चुनाव के बाद ये दूसरा ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष ने लीड ली और विपक्ष ने एक तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, एजेंडा सेट किया। आपको याद होगा कि जब गुजरात विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी ने एक मंदिर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मंदिर जाना शुरू किया। और उसके बाद बीजेपी का जो रिएक्शन था वो बड़ा अद्भुत रिएक्शन था। वो उनके जनेऊ के बारे में बात करने लगी, उनके ब्राह्मण के बारे में बात करने लगी, उनके हिंदुत्व के बारे में बात करने लगी, और ये साबित करने में जुट गए कि दरअसल वो हिंदू है ही नहीं। तो ऐसा तब होता है जब सामने वाले के एजेंडे से, जब जब सामने वाला जो बोलता है और उससे सामने वाले को समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। ये उसके बाद का ये पहला चुनाव है। जब आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने जब रोजगार के बारे में बात किया तो विपक्ष ने पहले उसको ठुकरा दिया। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने क्या बोला, बोला कि इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, तो पैसा नहीं है। उसके बाद सुशील मोदी ने कहा कि भाई 52,000 का तो टोटल बजट हमारे पास है, सैलरी वगैरह कर लेके अगर ये 10 लाख जोड़ देंगे तो पूरा हिसाब 1,10,000 का हो जाएगा। और उसके अगले ही दिन बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरी देने की बात करती है, रोजगार की बात करती है। और पिछले 10 दिनों के अंदर एक ही बातचीत हो रही, रोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि जब विपक्ष ने एजेंडा सेट किया, सत्ता पक्ष उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक साइकोलॉजिकल एज तो विपक्ष को मिल जाता है। दूसरी बात, जिस भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, मैंने तो कम से कम अपनी जिंदगी में नीतीश कुमार किस भाषा में बात करते हुए नहीं देखा कि वो लालू यादव के बेटा बेटी पर टिप्पणी करने पे आ गए हैं और पति पत्नी पर टिप्पणी करने पर आ गए हैं। ये एक निहायती अशालीन, अमर्यादित भाषा है जो नीतीश जी को शोभा नहीं देती है। या तो नीतीश जी जो बुरी तरीके से बौखला गए, हाथ सामने देख रहे, इस तरीके से जुबान फिसल रही है, अन्यथा कोई और कारण नहीं। तीसरी बात क्या है कि नीतीश जी ने जब 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ा और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ आए, और आने के बाद कुछ समय तक सरकार चलाई, और फिर जब वो लालू प्रसाद यादव को छोड़कर जब बीजेपी के पास जाते हैं तो लोगों को एक बात समझ में आ जाती है कि यह आदमी सिर्फ अवसरवादी है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये तीन चीजें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जमा पूंजी उनका राजनीति का संगठन नहीं था, नीतीश कुमार की जमा पूंजी उनकी विचारधारा नहीं थी, नीतीश कुमार की जमा पूंजी उनका अपना पर्सनालिटी थी और उनकी अपनी एक छवि थी, एक ईमानदार आदमी की छवि थी जो बिहार के लोग को लेकर कुछ करना चाहते हैं।
लेकिन पहली बार उनकी क्रेडिबिलिटी को धक्का लगा लोगों का, नहीं ये तो ना तो ये बीजेपी के साथ है, ना ये लालू प्रसाद यादव के साथ है, जिनको ये सुबह से शाम तक भ्रष्टाचारी कहते थे, और जिनको ये मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते थे, जिनको ये देश तोड़ना वाले बताते थे, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस हुई, एजेंडा सेटिंग अपोजिशन ने किया, और उसके बाद नीतीश कुमार की फिसलती हुई जुबान ये साफ तौर पर तय करता है कि बिहार का चुनाव इस बार 2015 के चुनाव की तुलना में बहुत ही दिलचस्प होगा और चौंकाने वाले नतीजे देगा। इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प और चौंकाने वाले नतीजे देने वाला होगा। उत्तम दा, आपने बिहार में लंबा समय गुजारा है और आप वहाँ बड़े अखबार के संपादक रहे हैं, तमाम नेताओं को बहुत करीब से जानते समझते हैं। जैसा कि आशुतोष जी कह रहे थे, नीतीश कुमार के पूरे मिजाज में, उनके व्यक्तित्व में जो बदलाव आया वो बड़ा हैरान करता है। मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान को कहा जाता था, लेकिन असली मौसम विज्ञानी शायद बिहार के नीतीश कुमार रहे। तो नीतीश कुमार की ये जो बदलाव है और ये उनकी हताशा, उनका डेस्परेशन झलकता है। देखिए 2015 में जनता दल यूनाइटेड की जो स्लोगन थी वो थी कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सो नीतीश कुमार है, इस पर जो है विश्वास है, भरोसा है, वो जो है 2015 का उनका नारा था वहाँ पे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस साल जो है ये माइग्रेंट क्राइसिस और लॉकडाउन के बाद जो हुआ और जो बिहारी वर्कर्स जो है लौटने के लिए मजबूर हो गए वहाँ पे, वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो एक ऐसा मोड़ था कि जहाँ पे नीतीश कुमार ने बहुत सारी गलतियाँ की। उन्होंने कह दिया कि भाई हम किसी को आने नहीं देंगे, जो लोग आए उनको उन्होंने ठीक से देखा नहीं, क्वारंटाइन सेंटर में ठूस दिया, किसी को खाना मिला किसी को नहीं मिला वहाँ पे। बहुत सारी प्रॉमिसेस किए, वादे किए जो पूरा नहीं कर पाए, ट्रेन्स नहीं चली वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार खुद भी उस समय बाहर नहीं निकले, वो करीब 4 महीने तक जो है वो घर ही में बैठे रहे और वो बयान वगैरह देते रहे वगैरह वगैरह। तो इसलिए नीतीश कुमार पर प्रेशर तो इस बार बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि आशुतोष जी कह रहे हैं कि उनका बौखलाहट जो है वो दिख रहा है वहाँ पे। लेकिन दूसरी बात है कि बिहार में इस बार भी इतनी पार्टियां हैं, इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, इतनी छोटी छोटी पार्टियां हैं और छोटे छोटे जगह पे जिसको वोट कटवा हम लोग कहते आए हैं वहाँ पे। इन लोगों का परफॉर्मेंस क्या होगा नहीं होगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आंधी है, अगर जमीन पर ऐसा है कि बदलाव जो है लोग चाहते हैं, तब जैसा कि आशुतोष जी कह रहे थे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कैंडिडेट कौन है, लीडर कौन है, पार्टी कौन है। लेकिन 1 महीने पहले तक जो है सारे लोग बीजेपी और एनडीए को मान के चल रहे थे कि साहब वो मजबूत अवस्था में है, क्योंकि उनके पास आरएसएस था, उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जमीन पर काम कर रहा था, उनके पास पैसे सबसे ज्यादा थे, उनके पास पावर था और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी थी वगैरह वगैरह। तो वो लगता था कि साहब वो उनको एडवांटेज देगी। लेकिन 1 महीने के अंदर या यूं कहिए कि 10-15 दिन के अंदर जो है हम लोग देख रहे हैं कि मामला जो है वो पलट गया है। तो और लोगों में आक्रोश है और बिहार के हर एक प्रांत में से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हर एक प्रांत से ये रिपोर्ट आ रही है कि लोग जो है वो नाराज हैं, लोग नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। और नीतीश कुमार की जो अच्छाइयाँ थी कि उन्होंने सड़क बनाया, बिजली दिया और शराबबंदी की वगैरह वगैरह, तो उन सारे चीजें जो हैं वो बुमेरैंग कर रही है। शराबबंदी करना जो है, उन्होंने विमेन वोटर्स जो हैं, बिहार की महिलाएं जो हैं वो खुलकर उनको साथ दिया, वहाँ पे उनको सपोर्ट किया। लेकिन अब वही महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि साहब नशाबंदी तो आपने कर दिया, लेकिन आप 2-3 लाख लोगों को जेल में डाल दिया आपने, अब उसका क्या होगा? जो कमाई करता था अब उसको जेल में डाल दीजिएगा तो उस घर का क्या हालत होगा? दूसरा है कि भाई आपने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी, इलिसिट लिकर जो है वो चल रहा है, दारू सब जगह मिल रहा है वहाँ पे, और जो दारू 50 रुपए में मिलता था वो अब 100 रुपये 150 रुपये में मिल रहा है, तो उससे फायदा क्या हुआ? तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस के लेवल पे जो है उनसे चूक हुई है। तीसरी बात मुझे लगती है कि जो ये 2015 में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों बार बार ये कह रहे थे कि डबल इंजन ग्रोथ, कि एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में अगर होगी तो फिर जो है हमारा विकास तेजी से होगा। तो वो हम देख रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने काम किया
वो 2005 से लेके 12 तक 2012 तक जो काम किया या 14 तक जो काम किया वो यूपीए की सरकार केंद्र में थी और उस समय काम हुआ। जबकि अब 3 साल में, पिछले 3 साल में जब उनका डबल इंजन ग्रोथ और डबल इंजन का फायदा मिलना चाहिए था, वो फायदा जो है लोगों को नहीं दिख रहा है। और उसका नुकसान लोग देख रहे हैं कि भाई ये 3 साल में जो है ये लोग आपस में वो खींचातानी में कि कौन किसको नीचा दिखाएगा, कौन किसका वो पॉलिटिकल करियर खत्म करेगा, इसमें इन्होंने लगा दिया। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने बहुत दिलचस्प बात कही उत्तम दा कि लोगों को इंतजार था, दावे किए जा रहे थे कि डबल इंजन लगेगा तो विकास की पटरी पर बहुत तेजी से बिहार दौड़ेगा, लेकिन शायद हुआ इसका उल्टा। ये पटरी पर दौड़ने के बजाय शायद विकास की रेल पटरी के ऊपर ही नहीं आ पाई। इरशाद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं और राजनीतिक भी हैं, बहुत करीब से राजनीति को वहां समझते हैं। इरशाद साहब, इस बार के चुनाव प्रचार के तौर तरीके एकदम अलग नजर आ रहे हैं। जैसा कि उत्तम दा जिक्र कर रहे थे कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, जो पिछला नारा था, इस बार वो नारा नहीं है और सुशासन बाबू की छवि को धक्का लगा है। इसको आप किस तरीके से विश्लेषण करें? बेसिक बुनियादी तौर से अगर आप इस इलेक्शन को देखें, सही फरमाया आपने, इस इलेक्शन को अगर देखें हिंदुस्तान के तमाम इलेक्शन से इलेक्शन डिफरेंट है। आशुतोष जी ने ठीक फरमाया था कि गुजरात के इलेक्शन भी खासकर कांग्रेस जो वहां के इलेक्शन को डेवलपमेंट इश्यूज पे लड़ना चाहती थी। ये इलेक्शन तेजस्वी यादव ने फर्स्ट डे से इलेक्शन को रोजगार के नाम पे लड़ना शुरू किया और उसने इलेक्शन के पहले दिन ही इलेक्शन का पहला दिन उसने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही, जिसमें उसने वाज़े तौर से कहा कि 4.5 लाख तो अभी मौजूदा वैकेंसी मौजूद है, जिसमें पुलिस, हेल्थ वर्कर्स और टीचर्स की वैकेंसी मौजूद है और बाकी वैकेंसी भी मौजूद है, यानी कि पहले कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और बाकी रोजगार के सृजन भी तलाश करेंगे। ये जो ऐसा डेवलपमेंट प्लान था जो पूरे युवाओं को अट्रैक्ट करता था। अच्छी बात यह है कि इस वक्त बिहार में पूरे हिंदुस्तान में जो तालिब इल्म है और जो बेरोजगार लोग हैं वो कोरोना की वजह से पूरे हिंदुस्तान से वापस बिहार के अंदर मौजूद है, मेजोरिटी में मौजूद है यहाँ। वो उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया और युवा पूरी तरह उसके पीछे आ गए। कांग्रेस ने भी, सीपीआई सीपीएम ने भी और माले ने भी इन इश्यूज को अच्छे ढंग से पेश किया। लिहाजा महागठबंधन का जो प्लैंक बना, जो इशू बना, वो पहला इशू बना रोजगार, या रोजगार में 10 लाख सरकारी नौकरी और बाकी रोजगार के सृजन पैदा करना। एक दूसरा, जो बिहार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वो हिंदुस्तान में सबसे खराब है, उसको ठीक करना। और एजुकेशन की हालत सबसे बदतर है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप हिंदुस्तान की 200 यूनिवर्सिटीज में भी काउंट करेंगे तो पूरे बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी 200 नंबर में भी नहीं आती है। हिंदुस्तान के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का मुकाम 100 नंबर में भी नहीं आता है, मेडिकल कॉलेज का मुकाम 50 नंबर में भी नहीं आता है। लिहाजा बिहार के जो तालिब इल्म जो बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं वो इस वक्त कोरोना की वजह से बिहार के अंदर मौजूद हैं। उनको एहसास हो गया कि तालीमी इदारा अगर बिहार में होगा तो हम बाहर तालीम क्यों पढ़ेंगे। तो वो तालिब इल्म भी हमारे यानी कि महागठबंधन के इस प्लान के पीछे आ गए और इनकी आवाज को, यानी कि महागठबंधन के युवा लीडर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की आवाज को आवाज में मिला लिया और जो नीतीश कुमार और एनडीए की बात को सुनने को अब वो तैयार ही नहीं है। लिहाजा एनडीए जो आज से 1 महीने पहले लगता था कि नीतीश कुमार और एनडीए जो है वो बहुत आगे है, वो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि वो पीछे हो गए हैं और वो 100 सीट के आसपास भी नहीं पहुंचते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आज तारीख में जिस तरह यूथ
और बेरोजगार लोग और साथ में जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो इस तरह घेराबंदी कर रहे हैं इस महागठबंधन के आसपास में। ऐसा लगता है मुझे कि मेजोरिटी से ऊपर तक आ चुके हैं बंधन। और जिस तरह से रिजेक्शन, खासकर जो महागठबंधन के ये जो एनडीए के चीफ हैं, खासकर जो प्रधानमंत्री जो बहुत बहुत पॉपुलर माने जाते थे, उनकी मीटिंग्स में जिस तरह पब्लिक में जोश नहीं दिखता है, आज भी उनकी 2-3 मीटिंग्स थी और उसमें कोई जोश नहीं दिख रहा था। और उसके बरक्स राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जो मीटिंग्स में जोश दिखता है, जिस तरह जोश दिखता है, पब्लिक जिस तरह जोश में रहती है, उससे अंदाजा लगता है कि पब्लिक ने इनके इश्यूज को, यानी कि डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो यानी और एजेंडे को बिहार के युवा, बिहार के बेरोजगार और बिहार के आम लोग बदलाव का इशारा करते हैं। नियाज अहमद स्थानीय पत्रकार हैं, बहुत करीब से चुनाव को कवर कर रहे हैं, बहुत जमीनी स्तर पर लोगों से बात हो रही है। नियाज अहमद, आपने आज के मतदान में लोगों के बीच बात हुई होगी या अदरवाइज नुक्कड़ों पर जो चुनावी चर्चा होती है, और बिहार तो चुनावी चर्चाओं के लिए मशहूर है कि बगैर जो राजनीतिक चर्चा के लोगों को खाना हजम नहीं होता। आम चर्चा, तो राजनीतिक चर्चा हो रही है इस दौरान आज के मतदान को लेकर और अगले 2 चरण के मतदान को लेकर, क्या निकल के आ रही है, क्या सेंस निकल? सर देखिए, जिस तरीके से लोग मतदान में उत्साह से आ रहे हैं, इससे ये तो साफ पता चलता ही है कि एंटी इनकम्बेंसी है। और यहाँ पे जो लोगों में है चर्चा है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास को लेकर चर्चा है। और सबसे बड़ी चर्चा जो है वो शराबबंदी को भी लेकर है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू तो किया, लेकिन इसको प्रभावी तरह से कानून को लागू नहीं कर पाए और शराब की बिक्री तो रुक गई, लेकिन शराब का पीना नहीं रुका। लोगों तक शराब पहुंच रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और खास बात यह है कि जिन वर्ग की महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की गई थी, आज सबसे ज्यादा परेशान उसी वर्ग की महिलाएं। 3.5 लाख से ज्यादा दलित पिछड़े तबके के लोग जेल में हैं, उनके परिवार सफर कर रहे हैं इस समस्या से। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार के खिलाफ है, जो नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन शराबबंदी कहीं दिख नहीं रही है। इस मुद्दे को लेकर भी लोग खिलाफ है और इस पर वोट की जा रही है। दूसरी बात है, युवा सबसे ज्यादा खिलाफ रोजगार को लेकर हैं, क्योंकि एक कहावत है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो यही कहानी यहाँ पर भी है कि रोजगार से परेशान है युवा, सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे हैं, सरकारी नौकरी है नहीं। नीतीश कुमार हाथ खड़े कर चुके हैं पहले, उद्योग धंधे यहाँ लगने नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये पहले ही साफ कहा है कि ये लैंडलॉक स्टेट है, तो यहाँ उद्योग आना मुश्किल, इंडस्ट्री मुश्किल है यहाँ पे। तो एक तरीके से नीतीश कुमार हाथ खड़े कर चुके हैं, युवा इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को लेकर काफी नुकसान है जदयू को, विशेषकर जदयू को ही नुकसान हो रहा है इस बार के चुनाव में। भाजपा का हालांकि इंटैक्ट जो होता है उनके वोटर्स वो तो है ही, लेकिन जदयू को काफी इसमें नुकसान हो रहा है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तस्लीम भाई। जी। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना ये चाह रहा था कि भाई ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इतना आक्रोश है लेकिन भाजपा के खिलाफ उतना आक्रोश नहीं है? जो पढ़ने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है कि मोदी जी के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है, भाजपा के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है, भाजपा के लोग जो है नीतीश से ज्यादा सीट लाएंगे, ऐसा जो लोग कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो ये अगर नियाज साहब कुछ उस पर अगर रोशनी डाल सकें। जी बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बिहार में जो भी फैसले हैं वो सीधे सीधे नीतीश कुमार लेते हैं, इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तो हैं, लेकिन वो भी नीतीश कुमार के साथ ही चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो भाजपा का अपना पक्ष रखते हैं, बल्कि ज्यादा टाइम वो नीतीश कुमार की ही सराहना में निकालते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो भी फैसले हैं वो नीतीश कुमार लेते हैं। तो अगर अच्छे में नीतीश कुमार है तो बुरे में भी नीतीश कुमार ही होंगे, यही सबसे बड़ी वजह यहाँ पे सामने आ रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी क्या जेडीयू से अच्छा करेगी चुनाव में? जी बिल्कुल, यहाँ पे नुकसान ज्यादा जेडीयू को ही हो रहा है। जितनी भी सभाएं हैं, जेडीयू के जितने विधायक हैं, उनके सभाओं में जो हंगामे हो रहे हैं, नीतीश कुमार की सभाओं में जो हंगामे हो रहे हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कम से कम बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। सैयद खुर्रम रजा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ। खुर्रम साहब, आप बहुत सारे चुनाव कवर कर चुके हैं, इस चुनाव में पता चलता है कि जेडीयू को ही नुकसान हो रहा है, नजर नहीं आ रहा है।
जो नुकसान है वो जेडीयू को ही नजर आ रहा है। जी खुर्रम साहब, मैं आपसे इस चुनाव में मैं आपके इरशाद साहब आपके पास खुर्रम साहब, इस चुनाव में जो तौर तरीके नजर आ रहे हैं, एक तरफ महागठबंधन की कमान युवा नेताओं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के हाथ में है, दूसरी तरफ एनडीए की कमान वही परंपरागत नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और ऐन मतदान के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपनी रैली में मंदिर मुद्दा उछाल देना, उस मौके पर जब पूरे चुनाव के दौरान रोजगार की बात हो रही थी, शिक्षा की बात हो रही थी, तकलीफों की बात हो रही थी, इससे क्या माना जाए कि क्या ये सत्तारूढ़ गठबंधन की हताशा झलकती है, उनका डेस्परेशन? तो तस्लीम साहब देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो है ही और हताशा तो इसको कह सकते हैं, मगर बीजेपी के पास है क्या देने के लिए? वोटर के समझाने के लिए या वोटर को लुभाने के लिए उनके पास है क्या? नीतीश के जो 15 साल हैं उसमें एक पूरी जनरेशन चेंज हो गई है। अब 29% वोटर जो है वो यंग वोटर्स है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है। उनको नहीं मालूम कि नीतीश ने क्या तब्दीलियां करी हैं, कि क्या सब कुछ किया है। उनको सिर्फ जो चाहिए आज की डेट में, उनको सामने दिख रहा है कि हम लोग बेरोजगार हुए हैं, हम लोग दूसरे राज्यों में काम करते थे, वहां से वापस आए हैं, हमारी सरकार ने हमारा ख्याल नहीं रखा। युवाओं को यह है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, कल को हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। शिक्षा प्रणाली को लेके उनके दिलों में सवाल है। तो इसलिए बीजेपी के पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, और उनका हमेशा से ये रहा है कि वो कम्युनल एजेंडे पे ही सरकारों में आते रहे हैं, और वही उनका सबसे बड़ी जो है, जिसे कहते हैं यूएसपी, वही उनके पास है। इसलिए मंदिर, मस्जिद, जिना, पाकिस्तान, कश्मीर, 370, ये सब चीजें तो उनकी रहेंगी, हमेशा रहेंगी, उससे तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर जो चीजें आज हो रही हैं वहां पे जिस तरह तेजस्वी यादव ने पूरा नैरेटिव चेंज करा है, और पूरा नैरेटिव चेंज करके अपनी पिच पर अपने ओपोजिशन को ले आए हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय है। और जैसा आशुतोष ने कहा था, पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, बता रहे थे कि इतना मतलब परिपक्व नेता बन के निकल के उभर के आए हैं ये तेजस्वी, जो उनको पहले भी एक दो मीटिंग में उनका अंदाजा हुआ था कि उससे सब बौखला गए हैं, और ये बौखलाहट का ही नतीजा है कि ये सब चीजें करी जा रही हैं। दूसरा, जो अभी दादा ने सवाल किया था न्याज से कि बीजेपी क्या ज्यादा सीटें लाएगी, और बीजेपी को लोग क्यों अच्छा समझ रहे हैं, या बीजेपी के बारे में क्यों और नीतीश से नाराजगी क्यों है, ये बेसिकली बीजेपी इस तरह का परसेप्शन डेवलप करती है। और उन्होंने जो चिराग पासवान को अलग किया, अलग करके नीतीश कुमार के खिलाफ जो आवाज बुलंद करी है, वो उनकी कोशिश यही है कि जो कुछ नाराजगी है, जो भी कुछ है, वो नीतीश कुमार के ऊपर चली जाए और उनके ऊपर कुछ ना आए, और मोदी जो है वो बड़े लीडर बन के सामने दिखते रहे। मोदी बड़े लीडर बन के दिखते रहे, ये बीजेपी की कोशिश है। आशुतोष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बिहार चुनाव के संदर्भ में, वो ये कि आज 71 सीटों पर मतदान हो गया, बाकी सीटें बाकी हैं, 243 सीटों के नतीजे आएंगे। जो भी नतीजे हो किसी के भी पक्ष में जाए, बिहार चुनाव के इस बार के नतीजे पूरे देश के लिए और खास तौर से केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या संदेश लेकर आएंगे और उसके क्या अर्थ होंगे? देखिए तस्लीम जी, मुझे लगता है कि हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस के प्रोपेगेंडा के एक तरीके से प्रिजनर बन जाते हैं, और हम दरअसल वही सोचने लगते हैं जो वो हमको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, या हम सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को बिलीव करने लगते हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है देश के सबसे बड़े नेता है, सबसे करिश्माई नेता है, भीड़ उनको देख कर आती है, चुनाव जिता देते हैं। ये काफी एक हद तक तो ये बात सही है, लेकिन अगर आप 2017 के बाद से अगर आप राज्यों के चुनाव को देखें तो गुजरात के चुनाव नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल से जीत के निकले हैं। उसके बाद कर्नाटक के अंदर जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी, तो उसके बावजूद बीजेपी वहां अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई, और वहां पे कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की सरकार बनी। इसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पे बीजेपी हारी। पार्लियामेंट के चुनाव में जरूर बीजेपी जीती, लेकिन उसके बाद हरियाणा में अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई, महाराष्ट्र में अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई, झारखंड में उसकी सरकार चली गई, और दिल्ली के अंदर तो बुरी तरीके से हार गए। अब सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी इतने ही करिश्माई नेता हैं, तो इन 8 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार बनाने में नाकाम क्यों हो गए वो? ये सवाल दरअसल कोई नहीं पूछता है। हर आदमी ये सवाल पूछता है, अरे राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां चुनाव हार जाते हैं। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जहां खुद मुद्दा होते हैं
वहां पर तो जरूर उनकी लोकप्रियता नजर आती है, लेकिन राज्यों के अंदर बीजेपी को चुनाव जिताने की उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है। इसलिए बिहार के इस चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी 9 नहीं, अगर 900 रैलियां भी कर लें तो भी वो जो दीवार पे लिखी हुई इबारत है उसको वो नहीं मिटा पाएंगे। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात जो है कि जो बात अभी सवाल पूछा गया था, अगर आप ग्राउंड पर देखें तो ग्राउंड पर सबसे ज्यादा वोकल कार्यकर्ता किसका होता है, सबसे ज्यादा ढाबों पे शोर कौन मचाता है? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं। अगर ग्राउंड पे आज सबसे ज्यादा शोर हो रहा है कि नीतीश जी सब जिम्मेदार है, मेरा अपना मानना यह है कि बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से एक प्रोपेगेंडा वॉर नीतीश कुमार को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए किया जा रहा है, और यह सब बीजेपी की तरफ से हो रहा है। इसलिए बीजेपी की तरफ से हो रहा है क्योंकि 15 साल तक बीजेपी नीतीश कुमार के कंधे पर सवार रही, लेकिन सरकार उसकी नहीं थी। उसके 15 साल पहले जो है वो लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। तो कोई भी पार्टी क्यों किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, वो भी 15 साल झेलने के बाद? तो जाहिर सी बात है अब वो चाहते हैं कि बिहार उत्तर भारत का अकेला राज्य है जहां पे अभी तक हिंदुत्ववादी आरएसएस का एजेंडा पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। आप राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, और आप हरियाणा में देख लीजिए जहां पे बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को लागू करने की कोशिश की क्योंकि वो सरकार के अंदर थे। पंजाब अलहदा है जहां पे अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए हैं, वो अकाली दल के साथ रहे। बिहार दूसरा राज्य, तो बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, और अगर वहां पर वो सरकार नहीं बना पाते हैं तो एजेंडे को लागू नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए एक अपने आप में एक वैचारिक समस्या पैदा करती है। तो तब तक वो इस बात में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वैसे ही उनका सामना आरजेडी से होगा, और आरजेडी को वो मुस्लिम परस्त पार्टी घोषित करके वो हिंदुत्व का मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है इस बार वो कामयाब ना हो, लेकिन अगले चुनाव के लिए नीतीश कुमार को खत्म करके वो अपने बल पे सरकार बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे लगता है ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, और यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते भी है। उत्तम दा, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि वो किसी भी तरह, किसी सूरत नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करें, जो कि काफी हद तक किया उन्होंने, और फिर उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करके खुद सत्ता में आ जाए। मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूं कि आपने लालू का दौर देखा, लालू का चुनाव प्रचार का तरीका देखा, अब तेजस्वी को देख रहे हैं। दोनों की जो शैली है, राजनीतिक शैली है, उसमें आप क्या बुनियादी फर्क नजर आता है? ये सवाल बोलने के पहले मैं जरा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि आपका पहला चुनाव ये हो रहा है पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद जो है ये बिहार का चुनाव पहला चुनाव है, इसलिए इसकी एक महत्व है। दूसरा है कि बिहार में जो कुछ भी होगा उसका असर जो है वो बंगाल में पड़ने वाला है, चुनाव अगले साल होने वाले हैं उस पर भी पड़ने वाला है। मैं आशुतोष जी से सहमत हूं कि बिहार एकमात्र राज्य है जहां भाजपा का मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। तो जाहिर है कि भाजपा चाहती है कि भाई कभी ना कभी और जल्द से जल्दी जो है वो अपना मुख्यमंत्री वहां पे रख सके वहां पे। और आपका सवाल जो है कि भाई लालू जी की रैली और तेजस्वी की रैली, उसमें दोनों में फर्क ये है कि लालू जी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वहां पे, उसके बाद जो है उन्होंने वो चुनाव लड़ा, और पहला चुनाव जो उन्होंने लड़ा और वो जीता उन्होंने, तो उसमें उनको बहुमत तो नहीं आया, उनको जो है वो अपने ही पार्टी में जो है वो विरोध झेलना पड़ा, और वो इलेक्शन में जो है फिर उनको वो 3 कॉर्नर्ड इलेक्शन था जिसमें वो जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो शैली थी कहीं ना कहीं तेजस्वी से मिलता है, क्योंकि वो कनेक्ट जो वो लोगों से वो करते थे, लोगों से जो सवाल वो पूछते थे और सवाल पूछ के जो है वो रिस्पांस अपना लेते थे, तो वो तेजस्वी भी कर रहे हैं। तेजस्वी भी अपना सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको ये मिला, ये मिला। मोदी जी भी यही करते हैं और वो उसका फायदा जो है तेजस्वी को मिल रहा है। लेकिन लालू जी जो है वो इतना कोहेरेंट नहीं थे। जब भी वो बोलते थे तो वो एक मुद्दा से दूसरा मुद्दा, दूसरा मुद्दा से तीसरा मुद्दा, कभी मजाक कर दिया, कभी कोई जोक ये कर दिया, तो कोई ठोस ये जो है वो लेके निकल के आता नहीं था। क्योंकि मुझे याद है कि लालू जी ने ये भी कहा था कि हर एक बेकार को वो कार देंगे। उन्होंने कहा कि भाई बाकी सरकारें आपको क्या दी है, वहाँ पे आपको रोजगार देने की बात करती है, हम तो हर बेकार को कार देंगे वहाँ पे।
तो हमने पूछवाया कि भाई आपने ऐसा कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कल कहा है ये। और हमने कहा कि भाई ये सीरियस है क्या, बोले कि हाँ बिल्कुल सीरियस है। हमने डीएम्स को कहा है कि भाई आप देखो कि कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और बैंक से जो है वो कर्ज दिलवाओ, और कर्ज दिलवा के जो है वो गाड़ी हम दिलवाएंगे वहाँ। लेकिन वो जुमला था, और जुमले में जो है वो लालू जी कभी पीछे नहीं हटते थे, वो आगे ही रहते थे वहाँ पे। लेकिन तेजस्वी का जो पब्लिक ओरेटरी है वो पिछले साल तक 2019 तक मुझे नहीं लगता है कि बहुत प्रभावी था। लेकिन अचानक इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि उनका जो है बहुत फोकस्ड है, बहुत स्पिरिटेड है, बहुत रिहर्सल किया हुआ है, और बहुत कैलकुलेटेड है। वो 1 या 2 या 3 मुद्दा को लेके वो बात कर रहे हैं, और वो उसी मुद्दे पर जो है वो स्टिक कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो मुझे लगता है कि लालू से अलग है। और जाहिर है कि उम्र में जो है वो लालू जिस समय उन्होंने वो पॉलिटिक्स किए और चीफ मिनिस्टर बने, तो उनका उम्र तेजस्वी से कहीं ज्यादा था, अनुभव ज्यादा था, तो इसलिए वो अलग ये होगा। लालू से थोड़ा अलग वो स्वाभाविक है, एक पीढ़ी का अंतर है। इसका मैं आपसे यहाँ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी चर्चा में निकल कर आया अभी तक, और जैसा बिहार में भी ये आम चर्चा है, क्या इस चुनाव को नीतीश के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप माना जाए? क्या माना जाए कि नीतीश के लिए आने वाला समय राजनीतिक तौर पर बहुत दुश्वारियों भरा होने वाला है? जी मैं आपसे सवाल पूछा था, क्या आपको लगता है कि जैसे कि चर्चा हो रही है, जैसे कि बातें आ रही है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा मुश्किल में है, तो क्या इस चुनाव नीतीश के सियासी सफर का आखिरी चुनाव माना जाए, या माना जाए कि उनका सियासी सफर बस यहीं तक था और इसके बाद शायद अब उनके लिए बहुत ज्यादा मौके नहीं बचे हैं सियासत? ये मुझसे कर रहे हैं आप, मुझसे कह रहे हैं आप? जी जी मुझसे कह रहे हैं आप या न्यास साहब से कह रहे हैं? जी मैं आपसे कह रहा था। अच्छा सर। जी मैं ये कह रहा, मैं कहना चाहता हूँ, नहीं ये पॉलिटिक्स में ये कहना तो मुश्किल है किसी के बारे में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स में इस वक्त तो काफी परेशानी तो है उनके सामने, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये आखिरी पारी होगी उनकी। लेकिन मुझे एक बात का बड़ा खदशा है, और जो तकलीफ मुझे दिखती है कि इस इलेक्शन में सबसे कमजोर कड़ी तो मुझे बीजेपी ही दिखती है, क्योंकि इस इलेक्शन में पूरे इलेक्शन के दरमियान बीजेपी तो कहीं दिखी ही नहीं। बीजेपी सिर्फ 12 घंटे के लिए कोविड का फ्री वैक्सीन देंगे, सिर्फ वो मुद्दा सिर्फ 12 घंटे चला, और उसका कोई मुद्दा, कोई एजेंडा, कोई लीडर चला ही नहीं पूरे इलेक्शन के दरमियान। और मोदी जी भी जो मीटिंग करते हैं, उनका मीटिंग खत्म होता है और उनका इशू खत्म हो जाता है। लिहाजा मुझे हैरत है। और इस इलेक्शन में अगर आप पहले फेज का इलेक्शन देखेंगे तो 42 जगहों पे जनता दल यू और हम लड़ रही है, और बाकी जो 29 जगह है वहां बीजेपी लड़ रही है। इन 42 जगहों पे 42 सीट पे जहां जेडीयू और हम लड़ रही है, उस सीट पे सब है, आरजेडी भी है, पप्पू यादव भी है, और लोजपा भी है, और उसपे उपेंद्र कुशवाहा भी है। जहां बीजेपी 29 सीट पर लड़ रही है वहां सिर्फ कांग्रेस है और सीपीआई सीपीएम माले है। यानी कि वहां 1 to 1 इलेक्शन है 29 सीट पे, बाकी 42 पे सबके सब लड़ रहे हैं। तो मुझे अजीब सा इलेक्शन का जो खाका दिखता है, उसमें तो मुझे लगता है कि सबसे कमजोर विकेट पे बीजेपी दिखती है। मुझे दिखता, ऐसा मुझे पर्सनल व्यू है मेरा ये, कि इस इलेक्शन में बीजेपी पूरे इलेक्शन तक के जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है उसमें सबसे कमजोर विकेट पे मुझे बीजेपी दिखती है। और पूरे इलेक्शन में किसी मुद्दे पे बीजेपी 12-15 घंटे ज्यादा टिक रही, और पूरे इलेक्शन को कैंपेन को प्रोफाइलिंग भी नहीं कर पाई बीजेपी। कुमार उल्टा पुल्टा बोल के ही कम से कम इलेक्शन के फेरे में तो है, कम से कम वो इलेक्शन में लालू यादव या राबड़ी देवी के खिलाफ बोल के या बच्चों के बारे में बोल के कम से कम इलेक्शन के फेरे में तो है, इलेक्शन लड़ तो रहे वो ताकत से। लेकिन बीजेपी पूरे इलेक्शन के किसी मुद्दे पे 8 घंटे ज्यादा टिक भी नहीं पाई। कोई उसका जो लीडर कोई भी फिर कहीं पे कैंपेनिंग में नहीं दिखता है, न कहीं बाहर दिखता है वो बात करते हुए।
न सेंट्रल लीडरशिप में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी 3-4 मीटिंग करते हैं, उनका डिबेट भी मुश्किल आधे घंटे 2 घंटे चलता है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है, और उनका इलेक्शन जो 1 to 1 है, और हम सबको मालूम है कि उनका वोट जो है 33-34-35% होता है। अगर 1 to 1 इलेक्शन में उनके लोगों में जोश नहीं है और वोट उनको 33-35% ही पड़ता है, तो ऐसे में तो उनके सीट भी कम हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार तो कमजोर विकेट पे हैं, क्योंकि उनकी तो हालत अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी की भी हालत मुझे अच्छी नहीं दिखती है। इस चुनाव की सबसे कमजोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा इरशाद साहब कर रहे हैं। खुर्रम साहब, मैं आपके पास आता हूँ। हमने बात की बीजेपी की, हमने जेडीयू की, आरजेडी की, हम कांग्रेस की बात करते हैं। राहुल गांधी ने भी ऐन उस दिन बिहार में रैलियां की जिस दिन मतदान हो रहा है, और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी रैली की। और इस बार जो आज जो रैली की, उसमें उन्होंने खूब, एक तरीके से हम कह सकते हैं, खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी की शैली में भी बदलाव आया है, तो कनेक्ट कर रहे हैं। एक आज की सभा में उन्होंने, भीड़ में से किसी ने कहा कि मोदी जी तो पकौड़े तलवाते हैं, तो राहुल ने वही मंच से कहा कि हाँ ठीक है, जब अगली बार आए तो उनको पकौड़ा तल के खिलाइएगा। या उन्होंने याद दिलाया प्राइम मिनिस्टर को के उस भाषण को जो पिछले चुनाव में उन्होंने दिया था कि चंपारण आए थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के गन्ने में बहुत मिठास है, और अगली बार आऊंगा तो यहाँ के गन्ने से बनी चीनी की चाय बनाकर आपके साथ बैठकर पीऊंगा। और उन्होंने पूछा सवाल कि आपके साथ चाय पी, तो मैं हाथ उठाकर कहा नहीं पी। तो ये जो राहुल गांधी की भी थोड़ी आक्रामकता उनके भाषणों में हमेशा से रही है, लेकिन ये सीधे कनेक्ट करके जो बात करने की जो शैली इस चुनाव में जो निकल के आई है, उसको आप कैसे आंकेंगे? देखिए, कांग्रेस समेत जितनी भी पार्टियां हैं वो कुछ इलेक्शन का डेकोरम मेंटेन रखती थी। और पहले ये होता था कि जिस दिन चुनाव होता था उस दिन कोई भी अपना जो है पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं रखती थी या कोई जलसा नहीं रखते थे। मगर मोदी जी ने इसको पूरी तरह बदल दिया, और उनका खास ये मिशन होता था कि जिस दिन वोटिंग हो रही होती उस दिन वो जरूर जो है कहीं ना कहीं संबोधन करते थे। उसकी वजह से टीवी पर और सब जगह पर उनको जो है स्पेस मिलता था, और वो कहीं ना कहीं उस वोटर को जो वोट डालने जाता था उसको प्रभावित करते थे। मगर ओपोजिशन ने हमेशा इस डेकोरम को मेंटेन रखा। लेकिन अब ओपोजिशन भी इस बात को समझ गई है कि इस डेकोरम को जब खुद जो हुकूमत कर रहा है वही नहीं मेंटेन रख रहा है, तो हम क्यों मेंटेन रखें। तो अब उन्होंने भी अपनी हर तरह की शैली में बदलाव लाए हैं वो लोग भी। और जैसे आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस ने उसी दिन अपने संबोधन किया है राहुल गांधी ने, जिस दिन चुनाव हो रहा हो, और साथ में आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुंगेर के इंसिडेंट के हाईलाइट करके उसको जनरल डायर का स्टेटमेंट दिया बाकायदा। तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। इसी तरह जो उनके जितने स्पोक्स पर्सन हैं जो चैनल्स पे जा रहे हैं, उनकी शैली बदल गई है, वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। पहले बहुत शालीन हुआ करते थे, मगर उन्होंने देखा कि शालीन होना जो है देश की जनता को समझ नहीं आ रहा है। देश की जनता को जो समझ आ रहा है वो बेसिकली बीजेपी और मोदी की भाषा समझ आ रही है। तो उन्होंने भी अपनी शैली में बदलाव लाए हैं, और राहुल गांधी ने जो आज किया है वो भी उसी का नतीजा है कि जिस तरह मोदी सवाल करते थे लोगों से, और जिस तरह उन्होंने पिछले चुनाव में बिहार में कहा था 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस तरह के नारे लगवाए थे, इसी तरह के भाषा अब जो है वो दूसरी पार्टियां भी करने लगी हैं, और तेजस्वी और राहुल दोनों ही इस चीज को कर रहे हैं। मगर इसके लिए जो जिम्मेदार है वो बेसिकली मोदी एंड पार्टी है, जिन्होंने पूरी परिभाषा, पूरी शालीनता, सब चीजें पहले खत्म की हैं, जिसकी वजह से ये लोग मजबूर हुए कि हमें भी उसी जगह आना पड़ेगा जहां ये लोग हैं। जबकि नो डाउट कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मगर ये सब कुछ मोदी जी ने ही एजेंडा सेट करा है, तो उसका जवाब उनको अब भुगतना पड़ेगा, और उसका नुकसान भी उनको भुगतना पड़ेगा। मैं नियाज आलम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो ये कि इस चुनाव में एक फैक्टर थे असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता। वो बिहार में जब जब चुनाव होता है या कहीं भी चुनाव होता है वो जरूर कूदते हैं, लेकिन आखिर में वो हाशिए पर चले जाते हैं। उनकी मौजूदगी कैसी रही है अभी तक इस चुनाव में? देखिए तस्लीम साहब, जैसे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की बात है, तो ये तो जिस पार्टी के साथ आए हैं उसका खुद कहीं वजूद नहीं है। कुछ उपेंद्र कुशवाहा अलग हमेशा अपना वजूद तलाशते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, और उनको 2 सीटें मिली थी।
बाद में उनके 2 विधायक भी उनसे अलग हो गए, उनके सोच को नहीं मानते हुए अलग हो गए। तो फिलहाल 0 पर है उपेंद्र कुशवाहा। तो उस पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, तो खुद समझ सकते हैं कि उनकी क्या हैसियत होगी बिहार चुनाव में। और दूसरी बात ये है कि जिन जगहों पे असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ही प्रभावित करने वाली बात है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस बार हालांकि 24 सीटों पर है AIM बिहार की, लेकिन वो सारी सीटें बस कहने को है कि वोट काटने वाली बात है, और दूसरा कोई भी उनका कोई असर नहीं है यहाँ पे लोकल लेवल पे। उनका कोई असर नहीं। आशुतोष, मैं आपसे एक छोटा सा जवाब चाहूंगा इस बात पर। इस चुनाव में शायद नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये पहला संभवतः चुनाव है जिसमें अमित शाह नजर आ रहा है। अमित शाह की कमी भारतीय जनता पार्टी को अखर रही होगी, जाहिर सी बात है, और क्या उसके चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा कि अमित शाह एक बहुत ही ओवररेटेड पॉलिटिशियन है, और ये मैं पूरी गंभीरता के साथ कहता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं हवा में कोई बात बता रहा हूं। मैंने कहा ना आपको कि 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे गोवा, उत्तर प्रदेश के बाद, उसके बाद से अगर आप इतने बड़े मास्टर प्लेयर हैं तो आप बता दीजिए आपने कौन सा राज्य जीता है। आप महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह क्या उद्धव ठाकरे को कह के आए, और क्या नारा लगाया गया कि 220 से 246 सीटें, 266 सीटें हम लेकर आएंगे। कितनी सीटें आई वहां पे? शिवसेना उनको मिला के 160 के आसपास सीटें आई। आप झारखंड क्यों नहीं जीत पाए? आप इतने बड़े तुर्रम खां थे, तो आप दिल्ली में आप एक बार 67 सीट मिलती है, अगले बार 62 सीट आम आदमी पार्टी को मिलती है। तो एक नई पार्टी जो बिल्कुल जिसका चुनाव का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो आपको 2-2 बार हरा देती है और बुरी तरीके से हरा देती है। तो आप कौन से चाणक्य है? हाँ, जब आप जीत रहे होते हैं तो हर आदमी आपको मानता है कि हाँ आप बड़े शानदार है और आपसे बढ़िया कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन जब आप हार को जीत में कन्वर्ट कर सके, तब मैं मानू आपको। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पार्लियामेंट चुनाव के ठीक पहले 3 के तीनों राज्य जहां पे बार बार ये विपक्षी पार्टियां कहती हैं और सत्ता सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई जहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आमने सामने की लड़ाई होती है, वहां बीजेपी आसानी से जीत जाती, कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पाती है। तो फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कैसे जीत गई? बीजेपी क्यों हार गई बुरी तरीके से वहां पे? अगर आप इतने बड़े तुर्रम खाते। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो उसके साथ आरएसएस और उसके साथ के 100 संगठन भी चुनाव लड़ते हैं। जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसके पास अरबों खरबों रुपए की जो दौलत है वो चुनाव लड़ती है। जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसके साथ प्रचार का एक बहुत बड़ा दायरा चुनाव लड़ता है। और जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसमें जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो भी चुनाव लड़ने लगती है। आपको कर्नाटक में याद होगा कि जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के नेताओं के घरों पर छापे पड़ने लगे थे, और जो उनके फंडर्स माने जाते थे उनके इनकम टैक्स से आदमी जाके बैठ जाते हैं। वैसी स्थिति में मुझे बता दीजिए कि गुजरात के बाद कौन सा चुनाव बीजेपी अपने बल पे जीत के आई है? हरियाणा में तो पिछली बार आपने एक चमत्कार कर दिया था, इस बार क्यों नहीं कर पाए? आप अपने बल पे सरकार क्यों नहीं बना पाए? मेरा मानना यह कि कोई बड़ा नेता होता है तो 1-2-10 सीटों का प्रभावित कर सकता है, ये मेरा अपना मानना है। आप कहिए पूरे चुनाव की हवा को बदल दे, ये किसी नेता के अंदर वो हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के अंदर है, जो आज भी तमाम कमियों के बावजूद भी सबसे लोकप्रिय नेता है, लेकिन वो भी अपने बल पे किसी राज्य के चुनाव को पलट नहीं सकते हैं। तो अमित शाह चुनाव में हो ना हो, इससे मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अमित शाह की मौजूदगी या गैर मौजूदगी किसी चुनाव को प्रभावित नहीं करती, ऐसा आशुतोष जी कह रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये निकल के आई है कि चुनाव आम लोगों का हक है, मतदाता का हक है, और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर नेता की जो डोर है वो वोटर के हाथ में है। और उम्मीद है कि वोटर समझदारी से अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए आज जैसे वोट किया है वैसे ही आने वाले दिनों में वोट करेंगे। आप सभी लोग का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।